सेकेंड लेसन में जो है हम एसिड बेस एंड साल्ट्स के ऊपर बात करने वाले हैं। जो यौगिक होते हैं, यौगिक को 3 कैटेगरी में रखा गया है, अम्ल, क्षार तथा लवण। तो अम्ल क्या होते हैं तथा इनके कौन कौन से गुण होते हैं, अम्लों की परिभाषाएं कई साइंटिस्टों ने अलग अलग दिया है, और इसी प्रकार क्षार के बारे में और जो है लवण क्या है, इन सब के बारे में हम बारी बारी करके चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एसिड्स। अम्ल क्या है? अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। भाई जाहिर सी बात है, जो सामान्य जो लोग जानते हैं, परिभाषा जानते हैं कि अम्ल जो होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं। लेकिन अगर हम आर्हेनियस के अनुसार देखें, आर्हेनियस ने जो है अम्लों की परिभाषा और क्षारों की परिभाषा दी है। आर्हेनियस ने अम्लों की जो अम्ल और क्षार की जो परिभाषा दी है वो अम्ल और क्षार के जलीय विलयन के आधार पर दिया है। जलीय विलयन, आर्हेनियस ने जो अम्ल और क्षार की परिभाषा बताई है वो पदार्थों के जलीय विलयन के आधार पर बताई है। आर्हेनियस ने कहा है कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में H+ चार्ज देते हैं। तो जैसे HCl है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है या हाइड्रोजन क्लोराइड। जब इसको हम जल में घोलेंगे, एक्वस विलयन, जब इसका हम HCl का हम जलीय विलयन बनाएंगे तो ये जो है H+ चार्ज तथा Cl निगेटिव चार्ज में टूटता है। तो H+ चार्ज ये दे रहा है, H+ चार्ज जो देते हैं वो अम्ल कहलाते हैं। दूसरा उदाहरण HNO3। HNO3 ये है नाइट्रिक एसिड। अगर हम नाइट्रिक एसिड की बात करें तो नाइट्रिक एसिड भी जलीय विलयन में जो है H+ चार्ज तथा NO3 नेगेटिव चार्ज देते हैं, तो ये भी अम्ल कहलाते हैं। अगले उदाहरण की हम बात करें H2SO4, तो H2SO4 को जब जल में घोलेंगे तो ये भी जो है H+ चार्ज तथा SO4 2 नेगेटिव चार्ज देते हैं। तो आर्हेनियस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में H+ चार्ज देते हैं। यहाँ ये भी H+ चार्ज दे रहा है, HCl भी H+ चार्ज दे रहा है, और HNO3 में भी H+ चार्ज मिल रहा है, H2SO4 में भी H+ चार्ज मिल रहा है। यानी आर्हेनियस के अनुसार जो है HCl, HNO3 तथा H2SO4 अम्ल कहलाते हैं। क्षार की बात करें आर्हेनियस के अनुसार तो इन्होंने कहा कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH नेगेटिव चार्ज देते हैं क्षार कहलाते हैं। जैसे NaOH, अगर NaOH के को जल में घोलते हैं तो इसका जलीय विलयन जब बनाते हैं तो ये Na+ चार्ज तथा OH नेगेटिव चार्ज देता है। इसी प्रकार KOH की अगर हम बात करें, इसका जलीय विलयन बनाया जाए तो ये K+ चार्ज तथा OH नेगेटिव चार्ज देते हैं। इसी प्रकार अगर हम CaOH का होल ट्वाइस की बात करें तो ये भी जो है जलीय विलयन में Ca2+ चार्ज तथा 2OH नेगेटिव चार्ज देते हैं। तो कहने का मतलब आर्हेनियस के अनुसार जलीय विलयन में जो यौगिक OH नेगेटिव चार्ज देते हैं वो सब जो है क्षार कहलाते हैं। अगर हम बात करें NaOH, ये Na+ चार्ज OH नेगेटिव चार्ज, तो NaOH जो है तो Na का परमाणु क्रमांक जो होता है 11 होता है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है 281 होता है। तो 281 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होने के कारण ये अपने बाह्य कोश का एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। एक इलेक्ट्रॉन निकालने के कारण ही इसके ऊपर एक धन आवेश लगता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-8 हो जाता है। जितना इलेक्ट्रॉन अपने से निकालते हैं, डोनेट करते हैं, उतने ही जो है उनके ऊपर धनावेश बनता है। इसी प्रकार अगर हम
CaOH यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करें, कैल्शियम की, तो ये कैल्शियम का 20 होता है और कैल्शियम में इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा 2 8 8 2। ये भी अपने बाह्य कोश का 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं और इनके ऊपर भी 2 प्लस चार्ज लग जाता है, तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 8। ऐसा क्यों करते हैं, क्यों त्यागते हैं? त्यागने का इनका मेन कारण ये होता है कि सभी एलिमेंट्स की एक ही व्यवस्था होती है, ख्वाहिश होती है कि अपने बाहर वाले कोष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर ले। तो यहाँ Na भी अपने बाह्य कोष में 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करके 8 अष्टक पूरा कर रहा है और यहाँ पर कैल्शियम भी अपने बाह्य कोष अष्टक पूरा कर रहा है। अगर हम बात करें ये OH नेगेटिव चार्ज कैसे बन रहा है, तो ऑक्सीजन जो है इसका परमाणु क्रमांक 8 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 6। तो इनको 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो अगर हम बात हाइड्रोजन की करें तो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, यानी इसके पहले कोष में केवल 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन इनको दे देते हैं और 1 इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेते हैं। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ये 1 इलेक्ट्रॉन इनके साथ साझा कर लेता है। तो भाई हाइड्रोजन का पहले कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन का जब साझा कर लेगा तो इनका जो है 6 से 7 हो जाएगा और इनका 2 हो जाएगा। फिर भी इनका 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होने के कारण ये जो है OH नेगेटिव चार्ज जो है लगता है। ये एक नेगेटिव चार्ज इसलिए लगाया गया कि क्योंकि इसकी 1 इलेक्ट्रॉन की अभी कमी को ये प्रदर्शित करता है, यानी किसी के पास जितना इलेक्ट्रॉन कम होता है उतना ही उसके ऊपर ऋण आवेश होता है और किसी परमाणु के पास जितने इलेक्ट्रॉन निकाले होता है यानी दान दिया होता है उसके ऊपर उतना ही धनावेश होता है। तो यहाँ पर NaOH में Na 1 इलेक्ट्रॉन दिया है तो इसके ऊपर 1 धनावेश लगा है और OH जो है 1 तो ले चुका है, तो जितना लिया है उतना जो है इसके ऊपर ऋणावेश लगा। तो इस प्रकार आर्हेनियस के अनुसार जो जलीय विलयन में OH नेगेटिव चार्ज देते हैं क्षार कहलाते हैं। अम्ल की परिभाषा आर्हेनियस के अनुसार जो है ये जलीय विलयन के आधार पर बताया गया, लेकिन अब जो पदार्थ जल में अविलय हैं, जल में नहीं घुल रहे हैं, तो उनकी परिभाषा जो है किस प्रकार होगी। तो ऐसे पदार्थ जो जल में अविलय हैं उनकी परिभाषा जो है ब्रांस्टैंड एंड लॉरी ने दी है। ब्रांस्टैंड एंड लॉरी है। ब्रांस्टैंड लॉरी ने क्या कहा है, यानी जल में अविलय, यानी ऐसे पदार्थ जो जल में अविलय होते हैं उनके बारे में ब्रांस्टैंड लॉरी ने बताया है। तो ब्रांस्टैंड लॉरी ने अम्ल के लिए कहा है कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो अपने में से जो है प्रोटॉन देते हैं, यानी प्रोटॉन देने वाले, कहने का मतलब ये H+ चार्ज को हम प्रोटॉन कहते हैं। यानी उन्होंने कहा कि जो है ऐसे पदार्थ जो अपने में से प्रोटॉन देते हैं अम्ल कहलाते हैं, तथा क्षार वे पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं, क्षार कहलाते हैं। यानी प्रोटॉन देने वाले को अम्ल तथा प्रोटॉन लेने वाले को क्षार कहते हैं। तो अगर हम उदाहरण की बात करें जैसे HCl और ये H2O है, तो ये HCl जो है H2O को 1 H+ चार्ज दे रहा है, तो ये बन जाएगा H3O+ चार्ज प्लस Cl नेगेटिव चार्ज। तो ये इनको HCl ने H2O को 1 H+ चार्ज दिया है, तो ये अम्ल होगा, और इन्होंने ग्रहण किया है तो यहाँ पे ये क्षार होगा। अगर हम दूसरे उदाहरण की बात करें NH3+ H2O, ये H2O जो है 1 हाइड्रोजन जो है NH3 को देगा और ये बन जाएगा NH4+ चार्ज
तथा जो है यहाँ पे जो बचा है OH निगेटिव चार्ज। तो इसने H2O ने NH3 को एक प्रोटॉन दिया है, तो ये अम्ल होगा, और ये इन्होंने ग्रहण किया है तो यहाँ पे ये क्षार होगा। इसका नाम है हाइड्रोनियम आयन। ये है हाइड्रोनियम आयन, और इसको जो है अमोनियम आयन कहते हैं। तो ब्रास्टैंड एंड लारी के अनुसार ऐसे पदार्थ जो जल में अविलय होते हैं, जो प्रोटॉन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं, और प्रोटॉन ग्रहण करते हैं, वो क्षार कहलाते हैं। जैसे HCl के जलीय विलयन की बात करें तो HCl जो है H जो है H2O को देता है, तो यहाँ पे H3O प्लस चार्ज बनता है और Cl नेगेटिव चार्ज। तो ये हाइड्रोनियम आयन का निर्माण करते हैं। यहाँ पे HCl दे रहा है इनको, तो ये अम्ल कहलाएगा, और H2O एक प्रोटॉन ग्रहण कर रहा है, तो यहाँ पे ये क्षार होगा। इसकी बात करें NH3 और H2O की, तो NH3 H2O से एक हाइड्रोजन H प्लस चार्ज ले रहा है, तो इसलिए ये NH3 पहले से था, एक H प्लस चार्ज जब ये लेगा, एक H प्लस चार्ज जब ये लेगा तो 3 के बजाय एक और हो जाएगा 4, और इसके ऊपर एक धनावेश लग जाएगा, तो ये NH4, और यहाँ पे ये OH निगेटिव चार्ज बचे। अगली हेडिंग है अम्लों तथा क्षारों की प्रबलता, यानी अम्ल और क्षार की प्रबलता क्या होती है, यानी स्ट्रांग, कौन कितना स्ट्रांग है, कौन ज़्यादा प्रबल होता है, कौन कम प्रबल होता है। तो अगर हम अम्लों और क्षारों की प्रबलता की बात करें तो जलीय विलयन में जो सबसे ज़्यादा आयनित होते हैं, यानी जल में अगर घोला जाता है और घोलने पर जो जितना यानी सबसे ज़्यादा आयनित होता है वो उतना ही प्रबल अम्ल कहलाता है। तो इसी प्रकार इसके अपोजिट जो होगा क्षार की प्रबलता, तो क्षार की प्रबलता में जो ज़्यादा से ज़्यादा सबसे ज़्यादा जलीय विलयन में जो है आयनित हो जाता है वो क्षार की प्रबलता कहलाती है। तो उदासीन जलीय विलयन की जो मापन करते हैं H प्लस चार्ज तथा OH नेगेटिव चार्ज, दोनों की जो वैल्यू होती है 1×10⁻14 मानी जाती है। अगर हम प्रबल अम्ल की बात करें, स्ट्रॉन्ग एसिड, तो प्रबल अम्ल में H प्लस चार्ज की सांद्रता सबसे अधिक होती है। और अगर हम प्रबल क्षार की बात करें तो OH नेगेटिव चार्ज की सांद्रता सबसे अधिक होती है। यानी जो प्रबल अम्ल होगा उसमें H प्लस चार्ज की सांद्रता सबसे अधिक होगी, और जो प्रबल क्षार होगा उसमें OH की सांद्रता सबसे अधिक होती है। अगर हम इसके उदाहरण की बात करें, जैसे HCl, ये हाइड्रोजन क्लोराइड है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3, H2SO4। अगर हम प्रबल क्षार की बात करें तो NaOH, KOH, ये दो ऐसे क्षार हैं जो प्रबल क्षार की श्रेणी में आते हैं। अगर हम दुर्बल अम्ल की बात करें H2S, HCl और CH3COOH। इसी प्रकार अगर हम दुर्बल क्षार की बात करें, NH4OH, CaOH का होल ट्वाइस आदि। तो यहाँ पे जो है अम्लों तथा क्षारों के उदाहरण के तौर पे देखा जाए तो प्रबल अम्ल जैसे HCl, HNO3, H2SO4, अगर इन सब की बात किया जाए तो ये जलीय विलयन में लगभग पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं। इसी प्रकार जो प्रबल क्षार होते हैं जैसे NaOH, KOH, ये ऐसे क्षार होते हैं जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं। लेकिन जो दुर्बल अम्ल होते हैं
ये जलीय विलयन में आंशिक रूप से आयनित होते हैं, यानी थोड़ा बहुत आयनित होते हैं, ज़्यादा आयनित नहीं होते। जैसे ये हाइड्रोजन सल्फाइड है, HCl है, CH3COOH है। इसी प्रकार दुर्बल क्षार है तो NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये सब जो है दुर्बल क्षार की श्रेणी में। अगर हम अम्लों के सामान्य गुण की बात करें, पहला गुण है कि अम्ल जो होते हैं प्रबल संक्षारक होते हैं। अम्ल जो होता है प्रबल संक्षारक होते हैं। प्रबल संक्षारक वे होते हैं जो दूसरे को जो है गला देते हैं, नष्ट कर देते हैं। जैसे लकड़ी, कागज, ऐसे बहुत सारे पदार्थ, ये सब को जो है धीरे धीरे करके नष्ट कर देते हैं। दूसरा गुण है ये जलीय विलयन में H+ चार्ज देते हैं, यानी इसको अगर घोला जाए तो अम्ल जो होते हैं वो जलीय विलयन में H+ चार्ज देते हैं। अम्ल जो होते हैं स्वाद में खट्टे होते हैं। अगला गुण है अम्ल जो होते हैं नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, लाल कर देते हैं। अगला गुण है अम्ल जो होते हैं क्षारों के साथ क्रिया करके, क्षारों के साथ क्रिया करके लवण बनाते हैं। अगर हम बात करें अम्लों के सामान्य गुण की तो पहला गुण है प्रबल अम्ल जो होते हैं प्रबल संक्षारक होते हैं, जो लकड़ी, कागज आदि सामान्य वस्तुओं को जो है ये गला देते हैं और उसे नष्ट कर देते हैं। और दूसरा गुण है अम्ल जो होते हैं वो जलीय विलयन में H+ चार्ज देते हैं। अम्ल जो होते हैं स्वाद में खट्टे होते हैं, खट्टे होते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि इसको हम लैब में जाएं और इसको चख के पता करें कि जो है अम्ल जो है जो खट्टा होगा वो अम्ल होगा, ऐसा नहीं। लैब में जो है किसी भी अम्ल को या क्षार को जो है पहली बात हाथ से छूने की इजाज़त नहीं होती है, दूसरी बात जो है उसको चखने की तो बिल्कुल इजाज़त नहीं होती। अगला गुण है अम्ल जो होगा वो नीले लिटमस को लाल कर देता है। लिटमस पेपर आपको लैब में मिलेगा और लिटमस पेपर से पता लगाया जाता है कि कौन अम्ल है कौन क्षार है। तो अम्ल को चेक करेंगे नीले लिटमस लेकर के तो वो लाल हो जाएगा। अगला है कि अम्ल जो होंगे वो क्षारों से क्रिया करते हैं और लवण और जल बनाते हैं। अगर हम क्षारों के सामान्य गुणों की बात करें, क्षारों के गुण, तो क्षारों के गुण जो होंगे इसके सब के अपोजिट होंगे। यानी पहला गुण जो क्षार का होगा कि क्षार जो होते हैं प्रबल संक्षारक होते हैं, यानी जिस प्रकार अम्ल जो होता है प्रबल संक्षारक होते हैं वैसे क्षार जो होते हैं क्षार भी प्रबल संक्षारक होते हैं। लकड़ी, कागज ये भी जो है सामान्य वस्तुओं को जो है गला करके नष्ट कर देते हैं। अम्ल जो होता है H+ चार्ज देता है तो क्षार जो होते हैं वो OH नेगेटिव चार्ज देते हैं। यानी जो क्षार होते हैं क्षार जलीय विलयन में OH नेगेटिव चार्ज देते हैं। अगला है अम्ल जो है स्वाद में खट्टे होते हैं तो क्षारों के जो गुण है ये स्वाद में जो है तीखे होते हैं, तीखे होते हैं। यानी जो क्षारों का गुण है वो स्वाद में तीखे होते हैं। अम्ल जो होता है नीले लिटमस को लाल कर देता है तो क्षार जो होते हैं वो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। यानी क्षार जो होते हैं वो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। ये नीले लिटमस को लाल करता है अम्ल, लेकिन क्षार जो है लाल लिटमस को नीला कर देता है। अम्ल जो होते हैं क्षारों के साथ जो है अपक्रिया करके
लवण बनाते हैं, इसी प्रकार जो क्षार होते हैं वो अम्लों के साथ अपक्रिया करके लवण बनाते हैं। तो ये 5 बिंदु हैं, पांचों बिंदु ये अम्लों के सामान और क्षारों के सामान गुण में आते हैं। न्यूट्रलाइजेशन को हम हिंदी में उदासीनीकरण, न्यूट्रलाइजेशन को उदासीनीकरण कहते हैं। तो उदासीनीकरण क्या है, यानी उदासीनीकरण अपक्रिया भी होती है, उदासीनीकरण उष्मा भी होती है। तो अगर हम उदासीनीकरण अपक्रिया जान लें तो उदासीनीकरण उष्मा भी पता चल जाएगा। तो उदासीनीकरण अपक्रिया क्या होती है या उदासीनीकरण किसे कहते हैं? तो अम्ल प्लस क्षार दोनों को जब हम आपस में मिलाते हैं तो लवण और जल बनता है। यानी कहने का मतलब अम्ल और क्षार को आपस में मिलाते हैं तो हमें लवण और जल प्राप्त होता है। तो इस प्रकार की जो अपक्रिया होती है वो उदासीनीकरण अपक्रिया कहलाती है। यानी अम्लों और क्षारों को आपस में मिलाने से जो जल और लवण बनता है उसे हम उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। तो इसमें अगर अम्ल की बात करें जैसे HCl है और क्षार की बात करें NaOH, ये सब जब जलीय विलयन में घोला जाएगा, एक्वा सॉल्यूशन घोलेंगे तो हमें जो है NaCl ये साल्ट है और साथ में H2O वाटर प्राप्त होता है, ये जल है। अब अगर हम बात करें कि उदासीनीकरण उष्मा क्या होती है, तो उष्मा जो है देखिए जब अम्ल और क्षार को जलीय विलयन में मिलाते हैं तो कुछ उष्मा जो है रिलीज होती है, निकलती है। तो जो उष्मा निकलती है, कहने का मतलब अम्ल और क्षार को आपस में मिलाने पर कुछ उष्मा जो है निकलती है, इसी उष्मा को हम उदासीनीकरण उष्मा कहते हैं। यानी अम्ल और क्षार को मिलाने पर कुछ उष्मा जो है निकलती है। भाई परबल अम्ल और परबल क्षार जब होगा तो उसको आपस में मिलाएंगे तो कुछ उष्मा जो है उत्सर्जित होती है। तो जो उष्मा उत्सर्जित होती है उसे हम उदासीनीकरण उष्मा कहते हैं। अब अगर इसके अपक्रिया की बात करें, रिएक्शन की हम बात करें, तो देखो यहाँ HCl है तो ये H प्लस चार्ज बनाएगा और ये Cl नेगेटिव चार्ज बनाएगा, ऋण आवेश। अगर हम NaOH की बात करें तो OH जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉन इस पर कम होता है, इसलिए OH नेगेटिव चार्ज, और Na के एक इलेक्ट्रॉन ये दिए रहता है तो इसके ऊपर एक धन आवेश। तो ये धन आवेश इस ऋण आवेश के साथ जुड़ जाता है और H प्लस चार्ज जो होता है OH नेगेटिव चार्ज के साथ जुड़ जाता है। तो इस प्रकार NaCl और H2O बनता है। वही HOH जो है H2O बनाएगा और Na और Cl जो है NaCl बनाएगा। इसका धन आवेश इसका ऋण आवेश और Na का धन आवेश Cl का ऋण आवेश। अगली हेडिंग है pH वैल्यू अर्थात pH मान। pH मान क्या होते हैं? हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक लघुगुणक को pH मान कहते हैं। अगर देखा जाए तो pH बराबर होता है -log H प्लस चार्ज। हमने जो लिखा है इसी को जो है इसकी डिफिनीशन बताया है कि हाइड्रोजन आयन, जैसे ये हाइड्रोजन है इसके ऊपर धन आवेश है, हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक लघुगुणक को, इसकी जो सांद्रता है भाई लॉगरिथम, ऋणात्मक लघुगुणक ये माइनस लगा है, लॉगरिथम को लघुगुणक कहा गया है, इसकी जो वैल्यू है इसी को हमने pH कहा है। यानी हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक लघुगुणक को pH मान कहते हैं। pH मान होता क्या है? pH मान एक पैमाना होता है, एक स्केल होती है, जैसे स्केल है
वैसे पीएच मापने की एक स्केल होती है। इस स्केल पर जो है इससे ये पता चलता है कि इसकी सांद्रता, कोई भी जो पदार्थ है, यौगिक है, वो अम्लीय है कि क्षारीय है, इसको मापने के लिए जो है हम पीएच स्केल का प्रयोग करते हैं। पीएच स्केल के जरिए जो है अम्ल है कि क्षार है या अम्ल है तो इसकी सांद्रता कितनी है, कितना कंसंट्रेशन अम्ल है या क्षार है तो इसकी सांद्रता कितनी है, तो इसमें एक पैमाना बनाया गया है। ये पीएच स्केल है, इसको हम कह सकते हैं पीएच स्केल, यानी जैसे स्केल, जो स्केल होती है, पटरी होती है, तो उसी पे है। तो अगर हम देखा जाए तो यहाँ 7 से, ये 0 से ले करके 7 से पहले, यानी 1 पॉइंट कम हो, जैसे इससे पहले मान लीजिए इसमें भी छोटे छोटे पैमाने लगे हों, तो 0 से 7 से पहले या 7 तक मान लीजिए, 7 ना हो तो ये जो है अम्ल की श्रेणी में आते हैं, अम्ल कहलाते हैं। और 7 से ले करके, यानी 7 से 1 पॉइंट अधिक होगा और ये 14 तक जो है ये क्षार की श्रेणी में आते हैं। अगर यौगिक का कंसंट्रेशन 7 से 1 पॉइंट कम होगा और फिर 6 हो, 5 हो, 4 हो, 3 हो, यानी कुछ भी होगा तो वो अम्ल कहलाएगा। और 7 से 1 पॉइंट अधिक हो जाएगा और फिर ये आगे चाहे जितना होगा वो क्षार कहलाएगा। अब इसमें हम बात करें, अगर कोई अम्ल है उसकी जो सांद्रता या 0.5 है या 0.2 है या 1.2 है, जितना ही कम होगा वो उतना ही प्रबल अम्ल होगा। अगर हम बात करें 0 से आगे की ओर जाते हैं तो इसकी जो प्रबलता होती है अम्लों की वो घटती जाती है, यानी प्रबलता घटने का क्रम, प्रबलता घटने का क्रम। अगर हम 0 से आगे, यानी सबसे ज्यादा प्रबल जो होगा 0 होगा, 0 से आगे जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे अम्लों की प्रबलता जो है घटती जाती है। इसी प्रकार अगर हम क्षार की बात करें, जैसे ही 7 से आगे हम बढ़ते जाते हैं वैसे ही प्रबलता जो है बढ़ती जाती है, यानी अम्लों की प्रबलता 0 से आगे बढ़ने पर घटती जाती है, क्षारों की प्रबलता 7 से आगे बढ़ने पर बढ़ती जाती है। और अगर मान लीजिए कोई यौगिक हो जिसका पीएच 7 है तो वो उदासीन होगा, उदासीन की श्रेणी में रखा जाएगा, ना वो अम्ल में होगा और ना वो क्षार में होगा, जैसे आपका जल है। पीएच मान की खोज जो है सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था, यानी पीएच वैल्यू की खोज जो है, खोज सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था।